हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के पार्ट में, जो हमारा रिविजनरी लेक्चर सीरीज का लास्ट पार्ट होगा, जिसपे हम बात करने वाले हैं इनकम, नेशनल इनकम के एक इंपॉर्टेंट मेथड जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखिए, सबसे पहला मेथड जो मैंने बात किया वो क्या था? वैल्यू एडेड मेथड। उसके बाद क्या था? उसके बाद था हमारा इनकम मेथड, और लास्ट मेथड जो है हमारा एक्सपेंडिचर। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारे के सारे मेथड में आपको कोई ना कोई सिमिलैरिटी देखेगी। यहाँ पे सबसे पहले जो बात की जा रही है वो कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, यानी एक काम काज की बात की जा रही है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो काम काज हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, और लास्ट में यहाँ पे स्पेंडिंग की बात हो रही है। यानी सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके बदले पैसा कमाया जा रहा है, फाइनली पैसा खर्च किया जा रहा है। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड को थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है हमारा? सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पीएफसी को शॉर्ट में कहा जा रहा है, क्योंकि ये पूरे मेथड में शॉर्ट ये वर्ड्स याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट से ही आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे किसी इंडिविजुअल यानी हाउस होल्ड की बात चल रही है। यानी इनकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, यानी वो ऐसी इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट है लेकिन पैसा नहीं कमाते हैं। सर्विंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड, बहुत तरीके के कंज्यूमर गुड्स में वो डील करते हैं। जैसे हमारा हाउस होल्ड जो होता है वो ड्यूरेबल गुड भी खरीदता है, सेमी ड्यूरेबल भी खरीदता है, नॉन ड्यूरेबल गुड भी खरीदता है, रेस्टोरेंट और होटल की सर्विसेज को भी अवेल करता है, इंजॉय करता है। तो ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, नॉन प्रॉफिट सर्विंग हाउस होल्ड consist of NPIs which are not predominantly financed and controlled by government and which provide good or services to household free और एट अ प्राइस दैट आर नॉट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे थे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड गुड्स पे। तो जैसे मान लीजिए चर्चेज होती हैं, टेम्पल्स होते हैं, मॉस्क या मस्जिद होते हैं, या रिलीजियस सोसाइटीज होती हैं, या स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह आपने देखा होगा, ट्रेड यूनियन होते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। ये लोग कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं जिससे समाज का फायदा होता है, या फिर कोई ऐसे गुड्स को बेचते रहते हैं जिसकी सोसाइटी को बहुत बड़े पैमाने पे जरूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा कि रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, वो मेडिसिन की शॉप खोलते हैं, जैसे खालसा ग्रुप के नाम से रहेगा, ठीक है ना, या फिर किसी और ग्रुप के नाम से रहेगा। और वो लोगों को बहुत ही सस्ते, ओके सो वो बहुत सस्ते दामों में वहाँ रेसिडेंट या फिर वो उन लोगों को बहुत सस्ते दामों में चीजों को प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टियां भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करती रहती हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो हाउस होल्ड द्वारा किए गए कंजप्शन फाइनल गुड पे वो लेते हैं, और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्सपेंडिचर incurred by normal resident whether in the domestic territory or abroad. Mr. A, who is an Indian resident visiting US, and if made any expenditure will be added in PFC. However, any non-resident or foreign visitor visiting domestic market will be deducted from PFCE. ये बहुत अच्छी बात, अच्छा एग्जांपल था कि मिस्टर ए हैं, वो यूएस गए थे, उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, तो उनके एक्सपेंडिचर को हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाएंगे। इसी तरीके से कोई फॉरेनर अगर हमारे देश में आ रहा है और एक्सपेंडिचर करता है, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर से उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो यहां पे याद रखिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में अगर आपके सामने ये दोनों वैल्यू दे देती हैं, तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करिएगा, तभी आपकी ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाली वैल्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट करती है, जैसे इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन। जैसे आपने देखा होगा एक बहुत ही फेमस जो स्कीम चलाई गई, मिड डे मील, ठीक है ना, मिड डे मील की अगर आप बात करिए, या फिर पुलिस सर्विसेज की बात करिए, ये एक अच्छा एग्जांपल है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। ओके सो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे आगे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ गवर्नमेंट प्लस compensation of employee paid by government plus direct purchases from abroad for embassies and consulate located abroad minus sale of goods and services produced by government। देखिए, अगर आपके सामने गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू ना देके ये सारी वैल्यू दे देगी, क्योंकि बोर्ड अब जो है डायरेक्ट वैल्यू ना देके जो सब वैल्यूज रह रही है, सब हेडिंग्स रह रही हैं, वो भी प्रोवाइड कर दे रहा है एग्जाम में। तो आप क्या करोगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में? एक तो जो गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कंजप्शन वगैरह करती हैं उस पर चर्चा कर लीजिएगा, प्लस
जो सरकार अपने एम्प्लॉय को, सरकारी एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी एम्बेसीज हैं, काउंसलेट्स होती हैं, उनके लिए बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं। तो ये तीनों बेसिकली क्या हैं? ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो अगर आप देखोगे तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो हैं वो तीनों की तीनों वैल्यूज एक्सपेंडिचर हैं, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू क्या है? वो रेवेन्यू है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस हैं, अगर इसका एक एग्जांपल देखिए कि गवर्नमेंट बहुत सारे जो गुड्स होते हैं वो अब जैसे मार्केट छोटी मोटी सेट कर रही है और उसको बेच रहे हैं गुड्स को, तो पर्पस क्या है? बेसिकली पर्पस इज टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू सो एज टू मिनिमाइज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पर्पस यही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही एक ऐसा टॉपिक है आप देखोगे कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान भी करता है, तो इसको अच्छे से डिस्कस कर लेता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इट रिफर्स टू एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। दिस इज एन एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोडक्शन यूनिट ऑन द परचेज ऑफ वेरियस गुड्स। ठीक है ना? एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, यानी कोई भी एडिशन हो रहा है कैपिटल स्टॉक, यानी कोई मशीन के फॉर्म में हो रहा है या फिर बहुत बड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर वो होगा तो इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है ना? इट इज एन एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोडक्शन यूनिट ऑन द परचेज ऑफ वेरियस गुड। बहुत सारे गुड्स होते हैं जिसको आप परचेज करते हो, उस पर पैसा खर्च करते हो, तो इसका पार्ट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में आ जाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर क्वेश्चन अक्सर ये दिया रहता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है ना? इसमें किस चीज को ऐड करते हैं? इन्वेंट्रीज को ऐड कर देते हैं। अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें आप ऐड कर देते हो ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और उसमें ऐड कर देते हो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये तीनों चीजों को ऐड किया जाता है, और फाइनली फिर किससे ऐड किया जाता है? फिर हम इन्वेंट्री को वो करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड कर देते हो तब जाके आपको GDCF यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे जिसकी मैं बात कर रहा था, सबसे पहला क्या है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेसमैन बहुत सारे फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी मशीनरीज हैं, इसकी पिक्चर मैंने यूज की है, बहुत बड़ा कुछ प्लांट एंड मशीनरी का सेटअप है, ये अगर कर रहा है तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। उसके बाद न्यू हाउसेस, जो नए घर बनते हैं, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट का ये पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट है। तीसरा क्या है आपका? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये जो भारत सरकार ब्रिजेस बना रही है, ठीक है ना, नेशनल हाईवे बना रही है, उसके बाद एक्सप्रेस वे बन रही है, और इस टाइप की जितनी भी चीजें होती हैं जो कि पब्लिक की सुविधा के लिए होती है, वो हमारा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। तो क्या क्या चीजें हो गई? एक तो हो गया हमारा ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया न्यू हाउसेस। देखिए एक बात याद रखिएगा कि ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट को कभी भी हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनाया जाता है। वहां पे ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल टाइप के गुड होते हैं। ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट को हमेशा हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट मानते हैं। फाइनली the investment which the government is making on public in the form of bridges, road, national highways, expressway, ये सारी। लास्ट इज द नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक बात ये हो गया, एक्सपोर्ट refers to expenditure by foreigners on the purchase of domestic product, they are included in the output of the economy। और import इसी तरीके से एक्सपेंडिचर होता है जो फॉरेन प्रोडक्ट्स पे किया जाता है। यानी जब आप एक्सपोर्ट यानी एक्स से इसको सिंबलाइज किया जाता है और इंपोर्ट इसमें से माइनस कर देते हो, तब आपका क्या निकल के आता है? तब आपका निकल के आता है नेट एक्सपोर्ट निकल के आता है। यानी गोइंग बैक टू द टॉपिक, यानी जब हम नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे तो बच्चों इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि इसमें चार चीजें होती हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, इसमें ऐड किया जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, फिर ऐड किया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, और प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को किया जाता है। ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जब हम नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं। रिमेंबर कि ऑल दीज 4 पॉइंट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके सब पार्ट्स को भी देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये ना दे के सब पार्ट दे रहा है। यानी
जो ये बात मैंने किया ना, अभी लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें अगर आप देखोगे तो उन लोगों ने ये वैल्यू ना देके ये वैल्यूज दे दी थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब पार्ट्स को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि ये कंसेप्ट पूरा पूरा आपके सामने आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सो होप यू हैव एंजॉयड द नेशनल इनकम रिविजनरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मनी पे आने वाले हैं, उसके बाद बैंकिंग पे, उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगेन सेम रिक्वेस्ट, kindly share with your friends and also those of the humanities students who have opted economics as their optional paper. So thank you so much for watching Economics on the Move.